आपके घुटनों में दर्द होता है, आपको चलने में तकलीफ होती है, आपके पैरों में सूजन सी मालूम पड़ती है, आपके पैरों में भारीपन सा मालूम पड़ता है, आपके घुटनों में कटकट की आवाज़ आती है, रात को सोने में तकलीफ होती है, पैरों में दर्द होता है। इन वजहों से आप परेशान हैं, आप दुविधा में हैं कि क्या होगा हमारे घुटनों का, क्या हमें इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऑपरेशन होगा, या फिर किसी और तरीके से कंजर्वेटिवली या किसी और प्रकार से ये दर्द हमारे ठीक हो सकते हैं, हम इससे निजात पा सकते हैं। अगर आप इस दुविधा में हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके घुटने के दर्द की समस्या के बारे में। वो क्यों होता है, कैसे होता है और किन चीज़ों को करने से, किन उपायों को करने से आप इस घुटने के दर्द से दूर रह सकते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, न्यूट्रॉनिक हेल्थ केयर आगरा से। हम बात कर रहे हैं आपके घुटने के बारे में, घुटने की समस्या के बारे में। तो पहले ये जानना बड़ा आवश्यक है कि घुटना किस तरह की बनावट में हमारा जॉइंट होता है। देखिए, कुछ इस तरह की बनावट होती है। ये है हमारी थाई बोन, ये है हमारे पैर की बोन, जिसे टिबिया कहते हैं, इसे फीमर कहते हैं। ये एक बोन साइड में होती है, इसे बोलते हैं फिबुला। अब आप जो ये देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये होती है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज आगे से शुरू होती है और साइड में होती हुई फीमर पे पूरी पीछे तक जाती है कॉन्डाइल पे। देख पा रहे हैं ये, और यही कार्टिलेज आपकी टिबिया में भी होती है, नीचे की तरफ देख पा रहे हैं ना, ये ब्लू ब्लू जो डिमार्केशन है, यही कार्टिलेज काम करती है आपके जब घुटने का मूवमेंट होता है तो आपस में रगड़ खाने में। ये देख पा रहे हैं, जब घुटने का मूवमेंट होता है इस प्रकार से, जब ये गद्दी घिस जाती है तब समस्या शुरू होती है, क्योंकि तब आपकी कार्टिलेज नहीं आपस में टकराती, तब आपकी बोन टकराती है। यहां तक तो बात हो गई हमारे घुटने के बारे में और घुटने की आर्थराइटिस यानी गठिया के बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि किन किन वजहों से, किन किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये गठिया हो सकती है। पहला कारण है एज। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके घुटने का डिजेनरेशन बढ़ेगा। जब डिजेनरेशन बढ़ेगा तो कार्टिलेज, स्वाभाविक सी बात है, यूज के बाद, रिपीटेड यूज के बाद वो घिसती चली जाएगी, ये सरफेस आपका घिसता चला जाएगा। तो फिर वही बात आगे जो अभी हमने करी थी कि आपस में टकराएंगे, ये समस्या हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कारण, महिलाओं की एज स्पेशली 55 साल के बाद ये समस्या बढ़ने लगती है। जोड़ों की जो गैप है जोड़ों में वो कम होने लगता है, क्योंकि उनमें कई बार कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और आमतौर पे महिलाएं कैल्शियम नहीं लेती। ये बहुत देखा गया है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। कारण नंबर 3, ओबेसिटी। जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आपका वजन जो है वो ट्रांसफर होगा आपकी पेल्विस पे और पेल्विस से घुटनों पे। हर व्यक्ति के हर जोड़ की एक क्षमता होती है। आपकी बॉडी बनी है आपकी लंबाई के अनुसार एक निश्चित वजन को लेने के लिए। जब आपका वजन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आपके नी पे लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा। जब लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा तो वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा तो कार्टिलेज जल्दी घिसेंगे तो फिर दर्द होगा, स्वेलिंग हो सकती है, आपको चलने में भी तकलीफ हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, कई बार ट्रॉमा की वजह से भी आपको गठिया हो सकती है, क्योंकि आर्थराइटिस जनरली 2 प्रकार की होती है, ट्रॉमेटिक और डिजेनरेटिव। यहाँ आपको मैंने अभी जो पॉइंट्स बताए वो थे डिजेनरेटिव, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इंजरी या ट्रॉमा, ये है ट्रॉमेटिक। जब भी हमारे घुटने में इंजरी होती है तो एक इफेक्ट कैटलाइज हो जाता है, एक एक्टिविटी ट्रिगर होती है, जिससे कि वो जो कार्टिलेज है वो डैमेज होने की वजह से खत्म होती चली जाती है। जब वो कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, घुटना डैमेज हो जाएगा, तो आपको गठिया डेवलप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपके 5वें रिस्क फैक्टर की, ये है इन्फेक्शन। कई बार किसी इंजरी की वजह से घुटने में इन्फेक्शन हो जाता है, या बोन में, या कोई चोट लगने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से भी आपकी कार्टिलेज, आपकी बोन डैमेज हो सकती है, डिजेनरेशन उसका भी हो सकता है, वेयर एंड टियर हो सकता है और आपको गठिया की शिकायत हो सकती है। बात करते हैं फैक्टर नंबर 6 के बारे में, हैवी वेट लिफ्टिंग। कई बार आप लोग जिम जाते हैं, आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या ईगो लिफ्टिंग कह लें, या बिना किसी ट्रेनर के लिफ्टिंग करते हैं। जिम चले जाते हैं, आज तो हम जिम करेंगे, और ट्रेनर से बिना पूछे शुरू हो गए। देखिए, हर व्यक्ति की बॉडी की क्षमता होती है, मांसपेशियों की एक कैपेसिटी होती है, उसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात को, बट वो इनिशियल फेज में नहीं होनी चाहिए। और आपकी समस्या नंबर 7, ये होता है हेरिडिटरी। कई बार क्या देखा गया है कि अगर आपके बड़े बुजुर्गों में किसी को गठिया रही है तो चांसेस बनते हैं कि आपको भी ये गठिया हो जाए।
या कईयों को गठिया हो ही जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को विशेषकर बड़ा ध्यान रखना चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फैमिली में एंसेस्टर में दादा साइड में या दादी साइड में या नाना नानी साइड में किसी को भी अगर आर्थराइटिस रही है, उसका ध्यान रखें। आप वो चीज़ें ना करें जिनकी वजह से आपको वो समस्या जल्दी उत्पन्न हो जाए या उन्हें अवॉइड करें। यहाँ तक हमने बात कर ली आपके रिस्क फैक्टर्स की कि किन किन वजहों से आपको गठिया या आर्थराइटिस हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उन सिम्टम्स की कि क्या क्या लक्षण हमें गठिया या आर्थराइटिस में घुटने की देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है हैवीनेस। आपको घुटने में भारीपन मालूम पड़ेगा। आप चलेंगे फिरेंगे, कई बार पेशेंट आते हैं हमसे शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब हमें चलने में हैवीनेस मालूम पड़ रही है, या हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो हमारे घुटना में बहुत भारी मालूम पड़ता है, बड़ा भारीपन रहता है। आपका लक्षण नंबर 2 है स्टिफनेस। आपके घुटने में जकड़न रह सकती है या बहुत टाइट रह सकता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है आपका घुटना पूरा मुड़ता नहीं है। कई बार पेशेंट हमसे कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर साहब हम नीचे नहीं बैठ पा रहे, हम स्क्वाट नहीं कर पा रहे, हम पालती नहीं मार पा रहे। ये क्यों होता है? जब हमारे घुटने में समस्या होगी, स्टिफनेस बढ़ेगी, तब जाके हमें ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। पॉइंट नंबर 3 पेन। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके घुटने में हल्का फुल्का दर्द होता है जब आप चलते फिरते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, या फॉर इंस्टेंस मान लें आप पालती मार के बैठते हैं, तो शुरुआत में तो कभी कभार दर्द होगा, परंतु जैसे जैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी, आपकी समस्या डेवलप होगी, फिर आपको हर समय दर्द रहने लगेगा। कई बार तो पेशेंट रात को चीख के उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रात को अपने घुटने में दर्द हो रहा होता है। फिर हमें पेशेंट कंप्लेन करता है आकर, डॉक्टर साहब दिन भर तो हम बड़े अच्छे रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, जैसे ही हम पलंग पर लेटते हैं सोने के लिए तब हमें दर्द शुरू हो जाता है। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, ये है स्वेलिंग। जब भी आपके पैर में इन्फ्लेमेशन होगा, आपके घुटने में इन्फ्लेमेशन होगा, आर्थराइटिस डेवलप हो रही है, गठिया हो रही है, तो आपको वहां पे स्वेलिंग भी दिखाई पड़ेगी। दर्द के साथ साथ आपके पैर में सूजन भी आ जाएगी। कई बार तो क्या होता है घुटने के पीछे की साइड में भी स्वेलिंग आ जाती है। जनरली वैसे तो उसको बोलते हैं बेकर सिस्ट, परंतु हाँ वैसी स्वेलिंग घुटने पे आगे और घुटने के चारों तरफ भी आ जाती है। ये आपको लक्षण दिखाई पड़ेंगे जब आपको गठिया या आर्थराइटिस होने लगेगी। अब आपको इनमें से क्या समस्या हो रही है, क्या लक्षण दिख रहा है, वो आप हमें मैसेज करेंगे, परंतु इंस्टाग्राम पे करेंगे। कारण क्या है, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई करने में हमें ईजी रहता है, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ हमें मैसेज करिए इंस्टाग्राम पर। आपको ये वीडियो, आपको ये लक्षण अभी तक अच्छे से समझ आ गए हो, क्लैरिटी आ गई हो, तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने बात कर ली क्या क्या समस्याएं होती हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं उन एग्जामिनेशंस की, उन तरीकों की कि जिनकी सहायता से ये मालूम किया जाता है, ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि आपको गठिया हो रही है। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, क्या उन्हें लक्षण आ रहे हैं, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। कई समस्याएं या ज़्यादातर तो डायग्नोसिस इसी से बन जाती है जो वो हिस्ट्री हमको बताते हैं, क्योंकि वो आके अपनी समस्याएं बताएंगे ना, जो मैंने आपको लक्षण अभी गिनवाए, यही वो लक्षण आप आके हमको बताओगे तो हम ये तय कर लेते हैं कि हाँ क्या समस्या आपको हो रही है। अगला होता है एक्सरे। देखिए, अब एक्सरे में बात फिर से वही आ जाएगी कि लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों में गैप बढ़ गया है, परंतु मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वीडियो के ये गैप बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, और उसके ग्रेड होते हैं, वो ग्रेड हम एक्सरे से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 तरीके और हैं इन्वेस्टिगेशन करने के। कई प्रकार की गठिया में ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं या फ्लूइड एग्जामिनेशन होता है। अब इसके बारे में हम इलेबोरेट नहीं कर रहे, वरना अपना इलाज संभवतः आप खुद करने बैठ जाओगे और फिर समस्या होनी शुरू हो जाएगी। तो ये काम छोड़ दें प्रोफेशनल्स के लिए, या आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डिटेल नीचे अवेलेबल है, आप हमें संपर्क करिए। देखिए, अब जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों को करने से, किन किन बातों का ध्यान रखने के साथ आप घुटने की गठिया से दूर रह सकते हैं, निजात पा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हर तरह की गठिया को दवाओं की आवश्यकता नहीं होती। कुछ गठिया ऐसी होती हैं जो स्वतः ठीक होती हैं, या कुछ गठिया ऐसी होती हैं जिनका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी काम चल सकता है, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, या फिर कुछ एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी या और कुछ प्रिकॉशन लेने से भी आप उनसे बचाव कर सकते हैं। वो क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि अपना वजन, जैसा हमने रिस्क फैक्टर्स में बात की थी कि ओबेसिटी की वजह से या फिर वेयर एंड टियर की वजह से आपको समस्या होती है। तो देखिए, अब वेयर एंड टियर कैसे हो रहा है, आपका वजन बढ़ा हुआ है या कोई इंपैक्ट बढ़ गया। अगर वजन ज़्यादा होगा तो आपके घुटने पे इंपैक्ट भी बड़ा होगा, तो लोडिंग कम करिए। जिस प्रकार से सीढ़ियाँ चढ़ने में आपके शरीर का लगभग 4 से 5 गुना वजन आपके घुटने पे आता है, जब वजन कम होगा थोड़ा तो वो ऑब्वियसली बात है, वो इंपैक्ट भी मल्टीफोल्ड कम हो जाएगा, है ना। आप जिस तरह से आप अपना वेट कम करेंगे तो लोड कम हो जाएगा, ऐसे ही आप अपनी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना है। अब
ताकत को बढ़ाने के लिए आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब हमारे तो ऑलरेडी दर्द हो रहा है, गठिया हो रही है, हम एक्सरसाइज कैसे करें? तो देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि आप बहुत भारी हैवी एक्सरसाइज करें। आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, या कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है। अब बात आती है आपकी डाइट की। देखिए, जब हम डाइट की बात करें तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक रोटी जब आप खाते हैं तो उस रोटी में लगभग 70 से 100 कैलोरी होती है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको लगभग 10 मिनट जॉगिंग करनी पड़ेगी, या फिर लगभग 20 मिनट आपको वॉक करनी पड़ेगी, या फिर आपको लगभग आधा घंटा आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं एक एक्स्ट्रा खाई हुई रोटी को बराबर करने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए अपनी डाइट पे कंट्रोल करिए। अगर किसी डाइटिशियन से संपर्क कर सकते हैं तो और बेहतर है। व्यायाम तो करने हैं, साथ में डाइट कंसल्टेशन भी करिए। आप चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डाइट प्लान आपको हम बना के दे देंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज कैसी करनी है और कब करनी चाहिए। देखिए, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें तो गठिया हो रही है, आर्थराइटिस है, हम एक्सरसाइज कैसे करें, क्यों करें? तो इसका उत्तर ये है कि आपको, जैसा मैंने अभी बताया कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, पर इन्हें अब प्रश्न आता है कब तक करें। तो लगभग 6 से 8 हफ्ते जब आप एक्सरसाइज करोगे नियमित तौर पे, हल्की एक्सरसाइज, तब जाके तो आपकी समस्या कम होनी शुरू होगी। आपके वो पेन वगैरह, वो स्वेलिंग, वो स्टिफनेस, वो डिफिकल्टी चलने की कम होनी शुरू होगी। इतना ध्यान देना पड़ेगा। और फिर 8 से 12 हफ्ते लगते हैं मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप होने में। आप समझ रहे हैं, 8 से 12 हफ्ते अर्थात 3 से 4 महीने आपको चाहिए। तो ये ना समझें कि ओवरनाइट आप ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हम इसे ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही एक्सरसाइज हैवी शुरू कर दी, नहीं। स्टेज बाय स्टेज आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए ही एक्सरसाइज को हैवी करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन बेसिक एक्सरसाइज की जिन्हें करने से आप थोड़ा लाभ पा सकते हैं। तो आप मॉडरेट एक्सरसाइज करने में मॉडरेट वॉकिंग कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस वॉकिंग करिए जिसमें आपको कष्ट नहीं हो रहा। जितना चल पा रहे हैं बिना दर्द के, उतना ही चलिए। और मैं कहूँगा कि चलते वक्त, वॉकिंग करते में नी कैप पहन लीजिए। वॉक करने के बाद नी कैप उतार दीजिए। उसका कारण है, आप अगर नी कैप ज़्यादा लंबे समय तक पहन के रखेंगे या आराम करते में भी नी कैप पहनेंगे तो मसल्स की वेस्टिंग हो सकती है। इसलिए नी कैप उसी समय पहनें जब आप वॉक करने जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, साथ में इसके ध्यान रखेंगे आपके शूज़ प्रॉपर होने चाहिए। किस तरह का जूता आप पहन रहे हैं, फुटवेयर आप पहन रहे हैं, इसका ध्यान रखें, वो घिसा हुआ नहीं हो। मैं आपसे ये आग्रह करूँगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियोज आप और भी देख सकें। और जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो, पब्लिश हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, सारी बात हो गई, आपके मन में क्लैरिटी भी आ गई। अब कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है आपको घुटने के दर्द में, अगर वो जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। और कौन सी 5 एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए।